हेलो हेलो। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है? यस। ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने कल लास्ट एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2। उसका नाम क्या था? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, थोड़ा डिस्कशन हुआ था, इनिशियल डिस्कशन हम थोड़ा रिपीट करेंगे। टेल मी, फर्स्ट वन, टेल मी क्वांटिटी और quantities are broadly divided into two categories. क्या क्या था? What are the categories? Physical quantity. Okay, physical quantity and non-physical quantity. Okay, physical quantity means what? A quantity that can be measured and we can assign some values on it. Means जिसको मेजर किया जा सके और हम कुछ नंबर उसको दे सकेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सपोज someone's height, the mass of this pen, so this can be measured and we can put some values, we can assign some value on it. So example क्या था? What are the examples of physical quantity? Mass, what? Mass, length, then force, then velocity. These quantities can be measured. Okay. What are the non-physical quantities? The quantities that cannot be measured. आवाज नहीं आ रहा है? हेलो 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 सुना दे रहा है? हेलो ओके, अभी सुना दे रहा है? ठीक है, देख लो, फिर से देख लो, सुना दे रहा है अच्छे से? Okay, so tell me, what are the non-physical quantities? Non-physical quantities means that cannot be measured. क्या बोला था? एग्जाम्पल क्या बोले थे? बोलो, what are the examples? Non-physical quantities का एग्जाम्पल क्या था? हेलो, सुने दे रहा है? बोलो, human feelings cannot be measured. मैंने एग्जाम्पल दिया था, sadness cannot be measured, happiness cannot be measured, then fear cannot be measured. So these are the quantities that cannot be measured. Okay, so physical quantity दो पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या? मैंने एक एग्जांपल दिया था तुमको। तो हम क्या करें, तुम्हारे मम्मी ने तुमको दुकान में भेजा था क्या लेने के लिए? आटा लेने के लिए, ठीक है, कौन? व्हीट फ्लावर। ओके, अभी हम बोलेंगे कुछ अमाउंट ऑफ आटा चाहिए, व्हीट फ्लावर चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? 5 सिर्फ नंबर बोलने से तो नहीं होगा, उसका क्या बोलना पड़ेगा? और एक क्या जरूरत है? यूनिट। ओके, अभी देखो, तुमने बोला 5 यूनिट, 5 क्या चाहिए? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ द व्हीट फ्लावर यू रिक्वायर्ड? 5 क्या? तुमने बोला था, एक एग्जांपल दिया था 5 केजी। मैंने क्या एग्जांपल दिया था? 5 पैकेट। टेल मी, व्हिच वन इज मोर स्पेसिफिक? 5 केजी, 5 केजीज और 5 पैकेट? 5 केजी इज मोर स्पेसिफिक। ओके, सो हमने देखा क्या, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या पार्ट? तो फिजिकल क्वांटिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? 5 क्या है? अ नंबर में
numerical value. Very good. Numerical value. And what? kg. kg और packet, these are units. kg भी यूनिट है, पैकेट भी यूनिट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट. ओके. So physical quantity is a combination or is a product of two quantities, number and unit. Okay. So अभी बोला जाए तो यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट? अभी तुमको पूछा जाए यूनिट क्या है, तुम किसको यूनिट बोलोगे? अगर पूछा जाए व्हाट इज अ यूनिट, यूनिट क्या है? यूनिट का मतलब है एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके कंपैरिजन में कुछ चीजें लेना है. कैसे? देखो, मान लो तुमको एक रॉड दिया गया, एक मेटालिक रॉड दिया गया, सपोज इसका लेंथ मेजर करना है, एंड इसका लेंथ मेजर करने के लिए तुमको मीटर स्केल दिया गया है, मीटर स्केल. सपोज तुमने देखा ये जो रॉड है, इस रॉड का लेंथ 2 मीटर स्केल का इक्वल है. मतलब कैसा है? मान लो मीटर स्केल में यहाँ पर दिखा गया है 0 मीटर टू 0 मीटर टू 1 मीटर, तो दिस इज 1 मीटर स्केल. सिमिलरली यहाँ पर लिखा है 0 मीटर टू 1 मीटर, 0 मीटर टू 1 मीटर. देखो, जो रॉड का जो लेंथ है वो क्या है? 2 मीटर स्केल का कॉम्बिनेशन का टोटल लेंथ का इक्वल है. तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड? टेल मी. लेंथ ऑफ द रॉड इज, हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? मीटर स्केल के साथ. तो 2 मीटर स्केल्स आर रिक्वायर्ड. सो द न्यूमेरिकल वैल्यू इज व्हाट? 2. न्यूमेरिकल इज 2. 2 व्हाट? 2 मीटर. 2 मीटर. ओके. सिमिलरली 5 kg ऑफ व्हीट फ्लावर मेजर करना है. कैसे मेजर करें? तो हमको लेना है, दुकानदार क्या करते हैं, कुछ वेट स्टोन यूज करते हैं ना, 1 kg का जो वेट स्टोन मिलता है यूज करते हैं ना वो लोग. अभी तो डिजिटल आ गया है, पहले क्या यूज करते थे, अभी भी करते हैं कुछ दुकान में. तो जो वेट स्टोन है उसके कंपैरिजन में कोई मास कितना ज्यादा है? मान लो सपोज दिस इज अ पैकेट ऑफ व्हीट फ्लावर, पैकेट ऑफ व्हीट फ्लावर. तो देखा गया है दिस व्हीट फ्लावर पैकेट इज इक्विवेलेंट टू 5 टाइम्स ऑफ 1 kg. मतलब 1 kg का जो स्टोन था, 1 kg का जो वेटिंग स्टोन था उसका 5 टाइम्स है. ठीक है. तो टेल मी व्हाट इज द मास ऑफ दिस पैकेट? तो मास ऑफ दिस पैकेट हम क्या बोलेंगे? 5 kg. मास इज इक्वल टू, देखो 1 kg का 5 टाइम्स है, so the numerical value would be 5. And what would be the unit? kg. kg would be the unit. Okay. अभी देखो, so unit क्या है? What is unit? What is 1 meter or what is kg? Unit means what? Unit is a standard value. Standard value क्यों बोलेंगे हम? केजी को स्टैंडर्ड बोलेंगे, पैकेट को हम स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? मतलब पैकेट का साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन केजी यहाँ पर भी जो होगा किसी दूसरे जगह में, किसी दूसरे दुकान में, सारे जगह एक ही होगा. केजी तो अलग अलग नहीं होगा, पैकेट अलग अलग हो सकता है, केजी अलग अलग नहीं होता. तो यूनिट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो यूनिट्स आर standard for expressing और क्या, हम कंपेयर भी कर रहे हैं. कैसे कंपेयर कर रहे हैं? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड? तो कंपेयर करके मिला 2 मीटर स्केल का इक्वल है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं. तो एक्सप्रेसिंग और comparing a physical quantity. So what does it mean? Means what? To measure a physical quantity, you have to take a standard value. So very important one, standard. Units are the standard or standard value.
किसके लिए यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस और टू कंपेयर सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने इस लॉट लेंथ ऑफ द रॉड मेजर किया, मास ऑफ दिस पैकेट मेजर किया, तो हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो हम यूनिट्स को क्या बोलेंगे? यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड। ओके, राइट डाउन दिस वन। यूनिट्स के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए। पैकेट को हम यूनिट बोल सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगा। ओके, डन। हेलो। Yes, sir, it is. Okay. Now see what are the types of units or types of physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी आएगा तो उसका यूनिट भी आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट लिख रहा हूँ? देखो, द नंबर ऑफ यूनिट इज लेस देन द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो क्या बोला गया है, यूनिट्स का नंबर। देखो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, ऐसा नहीं है हर एक यूनिट होगा, नहीं भी हो सकता, ऐसा भी एग्जांपल है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है। कैसे? स्पीड का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकेंड। Meter per second. व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? दिस इज Meter per आल्सो second. पर सेकेंड। मतलब क्या है? द नंबर ऑफ यूनिट का नंबर फिजिकल क्वांटिटीज के नंबर से कम होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, हम देखेंगे यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी भी होते हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट सेम भी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? सेम है। अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? Joule. जूल। वर्क का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? Joule. जूल अगेन। सो द नंबर ऑफ यूनिट इज लेस। ओके, सो अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट, so there are 3 types of unit। क्या क्या यूनिट? फर्स्ट हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड वन इज derived unit। derived unit, and some units are supplementary unit। supplementary unit। ओके, फंडामेंटल मतलब क्या होता है? देखो हमने फंडामेंटल कोर्स पढ़े थे ना। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जो किसी दूसरे फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब अलग से होता है, उसका फेनोमेनन अलग है, अलग पर्पस में उसको यूज करेंगे हम। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? जो यूनिट कोई दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यूनिट that do not depend on other unit। कुछ यूनिट क्या होता है? अदर यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा बोलो तो, एक फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ऐसा एग्जांपल क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। टाइम। वेरी गुड। टाइम लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है? टाइम लेंथ के ऊपर नहीं करता। मास के ऊपर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और उसके यूनिट को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। तो टाइम का यूनिट क्या होता है बोलो, अगर स्टैंडर्ड यूनिट है तो हम बोलेंगे सेकेंड, सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं, मास इज आल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो मास भी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है। ऐसे ही हम बोलेंगे लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद और भी सीखेंगे। तो देयर आर 7 such फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितना है, 7 है। 7 तो अगर सिर्फ 7 ही फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है, तो उसके ऊपर तो जानना पड़ेगा डिटेल्स में। तो हम डिटेल में जानेंगे। पहले व्हाट आर द डेराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये पहले सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला 3 ही दिखाया है, 7 है टोटल। वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 ही है, अगर सीखना पड़ेगा, ठीक है। देन व्हाट इज द सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। अच्छा, डेराइव्ड का मतलब क्या होता है, डेराइव्ड का मतलब होता है किसी से डिराइव किया गया हो, हाँ, किसी से डिराइव किया गया है। किससे डिराइव किया गया है, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया गया है। तो यूनिट मेड अप ऑफ अदर फंडामेंटल यूनिट। देखो क्या बोला, यूनिट जिसको किससे बनाया गया है, फंडामेंटल यूनिट से बनाया गया है। सिंपल एग्जांपल है, मैंने एक थोड़े देर पहले एक एग्जांपल दिया था। बोलो तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक्चुअली क्या होता है बोलो, पहले ना क्लास 8 और 9 में था। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट, टाइम। ओके, डिस्टेंस का, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस मींस लेंथ, इट इज इन्वॉल्विंग अ फंडामेंटल क्वांटिटी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। ओके, मीटर। नीचे लिखते हैं मीटर। ओके, टाइम is another fundamental physical quantity, means the speed is involving or the speed is associated with 2 fundamental physical quantities, meter, distance and time, length and time। और यूनिट हमको क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो और भी एग्जांपल बोलो, और एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी का भाई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सीलरेशन का क्या यूनिट होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो these units are associated with other fundamental units, means these 7 fundamental units, ठीक है। अभी फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स को छोड़ के कुछ दो एक्स्ट्रा यूनिट्स भी है, जिसको हम बोलेंगे सप्लीमेंटरी यूनिट। सप्लीमेंटरी यूनिट क्या है, मैं पहले सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी लिख लेता हूं, उसके बाद हम यूनिट लिखेंगे। सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी इज, सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब जो तुमको मालूम है, जो जिससे तुम थीटा डिनोट करते हो, उसको बोला जाता है क्या, प्लेन एंगल। एंगल का यूनिट क्या होता है बोलो, एंगल का ऐसा यूनिट होता है क्या, रेडियन। प्लेन एंगल क्या है हम सीखेंगे, थोड़ा वेट करना। रेडियन को कैसे मेजर किया जाता है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लेन एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंटरी यूनिट, दीज आर एडिशनल यूनिट। ओके, another one is solid angle, and you don't know what is this angle। सॉलिड एंगल क्या है तुमको मालूम नहीं है, सीखेंगे हम, डिटेल्स में सीखेंगे, थोड़ा वेट करना। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। सुना है, क्या सुना है, हाँ, बुक पढ़ रहा था, उसमें देखा, बुक में देखा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, so these are the units, fundamental unit,
और फंडामेंटल क्वांटिटीज, derived units और derived quantities, supplementary units and supplementary quantities. ओके, तो पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट. ओके, लिख लो. सप्लीमेंटरी यूनिट मतलब क्या होता है? सम एडिशनल यूनिट. लिख लिया. ओके, तो पहले हम सीखेंगे व्हाट आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट. ओके, 7 fundamental quantities and their units. ठीक है, हम एक टेबल बना लेते हैं. ओके, फर्स्ट हम बोलेंगे, फर्स्ट ले लो लेंथ. अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी. उसके बाद हम लिखेंगे यूनिट. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दोस क्वांटिटीज? द नेक्स्ट वन वुड बी व्हाट इज द सिंबल ऑफ दैट यूनिट, एंड द लास्ट वन इज डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट यूनिट? डेफिनेशन मीन्स किस कैसे हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, ये सीख लेते हैं. पहले हम सीखेंगे लेंथ. ओके, अभी देखो, यूनिट लिखने से पहले व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ यूनिट ए हम पहले लिख लेते हैं. व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ यूनिट? मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बोला था, देयर आर 3 प्रोसेसेस ऑफ यूनिट. क्या बोला था, याद करो? सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड. and seconds. Okay, centimeter is for length, gram is for mass, and s is for time. Means जो सीजीएस यूनिट है वहां पे कौन से क्वांटिटी को इन्वॉल्व किया गया है? लेंथ, मास एंड व्हाट? टाइम. ठीक है, उसके बाद और एक यूनिट है, उसको हम बोलेंगे एपीएस यूनिट. एप में लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा? एफ फॉर फुट. मास को कैसे मेजर किया जाएगा? पाउंड. देखो, इंडिया में फुट, पाउंड ये यूज होता है. क्यों होता है? एक्चुअली ये ब्रिटिश यूनिट है, तो इंडिया में ब्रिटिश 200 ईयर्स थे, तो हम लोग एडॉप्ट कर लिए. और टाइम को किस में मेजर किया जाएगा? इसको भी सेकेंड में ही मेजर किया जाएगा. सेकेंड कॉमन है. ठीक है, देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ यूनिट, दैट इज एमकेएस यूनिट. एमके लेंथ को कैसे मेजर किया जाएगा? मीटर. मीटर. वेरी गुड, मीटर. मास को किलोग्राम एंड टाइम तो कॉमन है. टाइम क्या है? सेकेंड है. ठीक है, अभी देखो, यहाँ पर मैंने जो 3 यूनिट यूज किया, सीजीएस हो, एपीएस हो, एमकेएस हो, ये पहले मतलब यूज होता था अलग अलग जगह में, अलग अलग यूनिट यूज होता था. मतलब ब्रिटिश में एपीएस यूज होगा, सीजीएस किसी दूसरे कंट्री में यूज होगा. लेकिन अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट करना है तो सारे जगह का लैंग्वेज यूनिफॉर्म होना चाहिए. यूनिफॉर्म मतलब तुम बोलोगे सेंटीमीटर में, मैं बोलूंगा फुट में, तो क्या होगा? कॉन्फ्यूजन बढ़ेगा ना. तो कुछ ऐसा यूनिट हम इन्वेंट करेंगे, यूज करेंगे, जो सबके लिए क्या होगा? कॉमन होगा. उसको हम बोलेंगे एसआई यूनिट. एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है
सिस्टम एक्चुअली अब लैटिन वर्ड है, ऐसे लिखा जाता है सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डी, डी स्पेलिंग चेक करना, यूनिट, यूनाइट ऐसे लिखा गया है, ठीक है। देखो फुल फॉर्म देखो क्या बोला मैंने, एसआई का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। देखो मैंने क्या बोला, अलग अलग कंट्री में अगर अलग अलग यूनिट यूज होगा तो कॉन्फ्यूजन बढ़ेगा, तो उसको यूनिफॉर्म करने का एक कोशिश किया गया, उसको हम बोलेंगे एसआई यूनिट। और जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक है, पूरे एनसीईआरटी बुक में यही यूनिट यूज किया गया है, एसआई यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम, ई के ऊपर सिंबल देखो, इंटरनेशनल डी यूनिट, यूनिट फ्रेंच वर्ड है। अभी देखो यहाँ पर जो तीन सिस्टम के यूनिट के ऊपर डिस्कस किया गया है, यूनिट यूनिट यूनिट, इसमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व था, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ एंड मास एंड टाइम। बट the modern unit, that is the SI unit, involves all these 7 physical quantities, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज का कौन सा यूनिट यूज करेंगे, एसआई यूनिट हम यूज करेंगे, एसआई यूनिट जो मॉडर्न यूनिट्स होता है। तो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में सिर्फ यही दिया गया है। और एक बात है, हम सीजीएस को इजीली एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बात बोल देता हूँ, एसआई में लेंथ को मीटर में, किलो मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में ही कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है एमकेएस और एसआई सेम है। सेम क्यों नहीं है, कारण मैंने बोला, एमकेएस यूनिट इन्वॉल्व 3 फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाइल द एसआई यूनिट इन्वॉल्व 7 फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम अभी 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी, पहला जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्या लिखा गया है, लेंथ। बोलो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर। किससे सिंबलाइज करेंगे, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। अभी देखो कितने लेंथ को तुम 1 मीटर बोलोगे, तुमने बोला सर जो टेलर 1 मीटर के स्केल यूज करता है उसको ही हम 1 मीटर बोलेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ऐसा है ना। मैंने अगर बोलूं तुम कितने लेंथ को, कितना लेंथ को तुम 1 मीटर बोलोगे, कितने मीटर को, कितने लेंथ को 1 मीटर बोलोगे, एक तो स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए। तुम बोलोगे जो मतलब लाइट इन वैक्यूम, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, द लेंथ traveled by light in vacuum in 1/299792458 सेकेंड। देखो इतने टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस जाएगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। स्टैंडर्ड क्यों बोलेंगे हम ऐसा, देखो हमने क्या बोला, एक एग्जांपल दिया, टेलर एक मतलब दर्जी जो 1 मीटर का स्केल यूज करता है, वो 1 मीटर स्केल स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल का एक एक्सपेंशन होता है, लेंथ बढ़ जाता है ना। हाँ, लेंथ एक्सपेंशन होगा तो तुमने जो 1 मीटर डिफाइन किया वो तो चेंज हो गया, 1 मीटर तो चेंज नहीं होना है, फिक्स रहना है। तो ऐसा कुछ लेंथ लेना है जो लेंथ सबके लिए यूनिफॉर्म हो, सबके लिए यूनिफॉर्म हो। मतलब सपोज इंडिया में किसी जगह में एक 1 मीटर लेंथ का डेफिनेशन बनाया गया है। अभी ऐसा लेंथ अगर कोई यूएसए में बैठ के भी जानना पड़ेगा कौन सी लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देंगे, लाइट
इतने टाइम में जितना लेंथ जाएगा उसको ही हम बोलेंगे 1 मीटर। सबके लिए स्टैंडर्ड होगा, तो स्केल का मेजरमेंट का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, देन द सेकेंड टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास। मास को कैसे मेजर करेंगे? किलोग्राम, किलोग्राम में। तो इसको कैसे लिखा जाता है? केजी। अभी केजी को कैसे डिफाइन करेंगे? केजी को देखो दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक है तुम प्लांक कांस्टेंट। अभी मतलब मैं प्लांक कांस्टेंट में बारे में बोलूंगा, तुमको मालूम नहीं है व्हाट इज प्लांक कांस्टेंट, हाउ इट इज रिलेटेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। तो मैं प्लांक कांस्टेंट तो नहीं बोल के और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 kg ऑफ मास हम किसको बोलेंगे? देखो, इंटरनेशनल द मास of a prototype cylinder of platinum iridium alloy preserved at International Bureau of Weight and Measure at Sèvres near Paris। देखो मैंने क्या बोला? सीब्रेस, पेरिस के नियर एक जगह है, उसका नाम क्या है? सीब्रेस। वहां पे क्या रखा गया है? एक प्रोटोटाइप सिलेंडर रखा गया है। कौन से मटेरियल का? प्लेटिनियम इरिडियम का एक सिलेंडर रखा गया है। उसका जो मास होगा वो स्टैंडर्ड 1 kg वैल्यू होगा। इसको हम प्लांक कांस्टेंट से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने और एक एग्जांपल लिया है। देखो, अभी तुम बोलोगे सर अपने मतलब प्लेटिनम इरिडियम इस एलॉय को ही क्यों लिया गया है? आयरन को भी ले सकते थे, गोल्ड को भी ले सकते थे, प्लेटिनम इरिडियम को क्यों लिया गया है? देखो, अगर आयरन लिया जाता, आयरन में रस्ट पड़ता है ना, आयरन में रस्ट पड़ता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो रस्ट पड़ेगा तो उसका मास चेंज होगा। कॉपर का भी ऑक्सीडेशन होता है तो उसका भी मास चेंज होगा। तो अभी ऐसा एक मटेरियल रखा गया है जिसमें रास नहीं पड़ता। किसमें रास नहीं पड़ता? प्लेटिनम इरिडियम में कोई रास नहीं पड़ेगा, इसका मास कभी चेंज नहीं होगा, तो एक कांस्टेंट है। तो जो प्लेटिनम सिलेंडर, यहाँ पर प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा गया है, उसको मास को ही हम बोलेंगे 1 किलोग्राम ऑफ मास। क्लियर? हर एक यूनिट को डिफाइन किया गया है, आर्बिट्ररी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या बोलोगे? बोलो, नेक्स्ट किसमें हम आएंगे? टाइम किससे मेजर किया जाएगा? सेकेंड, स्मॉल एस से लिखेंगे। अभी टाइम क्या है? देखो, टाइम द 1 second of time is the time required for 9192631770 periodic oscillations of radiation due to hyperfine ground state of cesium-133 एटम। देखो, पूरा सर के ऊपर गया ना? क्या बोले सर आप? क्या सीजियम जो एटम है उसका क्या होता है? देखो, मतलब इसको जानने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हम किसमें सीखेंगे?
केमिस्ट्री में तुमको एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसको सीखना है मतलब 11 में, और फिजिक्स में हम सीखेंगे 12 में, एटॉम चैप्टर में सीखेंगे। तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी स्टेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन के टाइम में जो रेडिएशन मिलता है, क्यों रेडिएशन मिलेगा, बहुत डिटेल डिस्कशन है, मैं एक क्लास में नहीं बोल पाऊंगा। ये सिर्फ मतलब एक बेसिक डिस्कशन ही मैं बोला, डिफाइन किया, अच्छे से हम बाद में बढ़ेंगे जब एटॉम चैप्टर में जाएंगे। तो सीजियम एटॉम में जो रेडिएशन मिलेगा उसका इतना टाइम, पीरियोडिक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे कि कितना टाइम, 1 सेकेंड ऑफ टाइम। क्लियर? और इसमें जो क्लॉक यूज किया जाता है उसको हम बोलेंगे एटॉमिक क्लॉक। इसमें जो क्लॉक यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक क्लॉक। जैसे तुम्हारे घर में भी एक क्लॉक है, वो एटॉमिक क्लॉक नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें थोड़ा रॉन्ग हो सकता है। तुम घर में जो वॉच यूज करते हो और मैं जो घर में वॉच यूज करता हूँ, इसका टाइम सेम नहीं होता है, कुछ तो डिफरेंस होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। हो सकता है तुम्हारा वॉच थोड़ा फास्ट चला गया या मेरा वॉच थोड़ा स्लो चला गया, ऐसा हो सकता है, एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड लेना है जो सबके लिए सेम है। तो इसमें कोई गलती नहीं होता, इसमें मतलब एरर का चांस बहुत कम होता है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलेंगे, टाइम हो गया। नेक्स्ट हम बोलेंगे करंट, और टू बी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, सबका डेफिनेशन सीखना नहीं है, मैं 3 का जो दिया वो इंपॉर्टेंट है, वो सीख लेना। इलेक्ट्रिक करंट, बोलो करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। वेरी गुड। एम्पियर इज डिनोटेड, एम्पियर इज सिंबलाइज्ड एज कैपिटल ए। ओके, इसका डेफिनेशन नहीं जानने से भी होगा। ठीक है, देन टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। केल्विन कैसे डिनोट करेंगे? ओके, नेक्स्ट आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बोलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या यूनिट बोला था? मोल, डिनोटेड बाय MOL। MOL कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, and the last one is luminous intensity। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। इसको हम CD से डिनोट किया जाएगा, C स्मॉल d। डन। सबका डेफिनेशन बुक में दिया गया है, देखना। लेकिन यहाँ पर मैंने जो 3 डेफिनेशन लिखा है इसको तुमको मेमोराइज करना है, अच्छे से जानना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते थे। ठीक है, तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट that do not depend upon other units। किसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है? ओके, तो फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट क्या था? derived unit। ओके, so the second type of unit is derived unit। so there are many derived units, इससे कोई लिमिटेशन नहीं है, derived unit का लिमिटेशन नहीं है। जैसे तुमने बोला स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बोला मीटर पर सेकेंड, मतलब दूसरे फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे बोल सकते हो फोर्स इज ऑल्सो अ डेराइव्ड क्वांटिटी। कैसे? फोर्स एक रिलेशन मालूम है ना, फोर्स M इक्वल टू, तुम बोल सकते हो सर फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो
एक कैसे फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको तो आपने सिर्फ न्यूटन लिखा है, एक ही है। लेकिन अगर तुम फोर्स के रिलेशन में जाओगे, एक फोर्स के ऊपर एक रिलेशन ले लो, हम जानते हैं F इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, सो टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? केजी। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस मीटर सेकंड इनवर्स 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम मीटर सेकंड इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। देखो, so Newton involves the unit Newton involves 3 fundamental quantities, क्या क्या? kg, मीटर एंड सेकेंड। सिमिलरली तुमको बोला जाए वाट का यूनिट क्या होता है? तुम बोलोगे सर वाट का यूनिट तो जूल होता है, जूल। लेकिन एक्चुअली जूल क्या होता है? हम जानते हैं वाट, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है केजी, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। देखो, फोर्स का जो एक्चुअली न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद और एक सेकेंड है, सॉरी सेकेंड नहीं है, एस फॉर व्हाट? फोर्स इनटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होगा? बोलो लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो एक्चुअली जूल क्या है? जूल एक्चुअली है केजी, देन व्हाट? मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, means joule also involves 3 fundamental quantities, kg, meter and second. So these are called derived units. There is no limitation of derived units, there are many derived units. हम क्लास 11 12 में ऐसे derived units बहुत सारे सीखेंगे, more than 100 सीखेंगे। जब 100 कम ही बोला मैं, उससे भी ज्यादा होगा। Okay, so tell me, besides these fundamental and derived units, there are some additional units. कुछ additional units भी थे, क्या बोला उसको मैंने? Supplementary units. So these are some additional units. तो इसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, सप्लीमेंटरी यूनिट क्या क्या है। तो पहले जान लेते हैं सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है। मैंने बोला सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी इज प्लेन एंगल, और इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो अभी बोला जाए प्लेन एंगल क्या है। देखो, प्लेन एंगल क्या है, इसको समझने के लिए तुमको पहले एक सर्कल लेना पड़ेगा। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। हम पहले कौन सा सीख रहा है प्लेन एंगल, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर अ सर्कल ऑफ सम रेडियस आर, अभी इस सर्कल के ऊपर एक आर्क तुम मार्क कर लो। आर्क मतलब कि आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ द सर्कल। हम इस सर्कल के ऊपर एक आर्क मार्क किया। आर्क का मैं नाम भी देता हूं, सपोज द नेम ऑफ द आर्क इज AB। ओके, अभी देखो, द आर्क AB ऑफ दिस सर्कल subtends an angle at the center of the circular path. तुमने जो यहाँ पर एक आर्क लिया, आर्क कौन सा आर्क लिया तुमने? Which arc? आर्क AB। मैंने बोला इसका लेंथ है सपोज डेल्टा S। द लेंथ ऑफ दिस आर्क इज डेल्टा S। ओके, तो लिख लेते हैं, इसका लेंथ है डेल्टा S। ओके, अभी देखो
The arc of the circle is subtending an angle at the center of the circular path. मैंने लिखा the value of that angle is delta theta. ओके, डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है एक फाइनाइट एंगल। फाइनाइट एंगल क्या है? फाइनाइट एंगल मान लो 1 रेडियन, 2 रेडियन, 0.2 रेडियन, 0.1 रेडियन। फाइनाइट का मतलब होता है जिसका एक वैल्यू होता है। और अगर बोलेंगे इनफाइनाइटसिमल मतलब वेरी स्मॉल होता है, टेंड्स टू 0। हम सीखेंगे इसके ऊपर, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो भी हो, डेल्टा थीटा कैसे डिफाइन होगा? यहाँ पर डेल्टा थीटा को हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। डेल्टा थीटा को बोला जाएगा प्लेन एंगल। अभी बोलो इसको प्लेन एंगल क्यों बोला गया? क्योंकि दिस सर्कल इज लाइंग ऑन अ प्लेन। द सर्कल इज लाइंग ऑन अ प्लेन। व्हिच प्लेन? ऑन द बोर्ड। जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया और जो आर्क मैंने ड्रॉ किया एक प्लेन के ऊपर है ना। कौन से प्लेन के ऊपर है? बोर्ड के ऊपर है। बोर्ड इज अ 2 डायमेंशनल बॉडी। 2 डायमेंशनल मतलब इसका एक लेंथ है, इसका एक ब्रेथ है, 2 डायमेंशनल, एक्स वाई। तो इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल एक्चुअली होता क्या है? द प्लेन एंगल डेल्टा थीटा इज द रेशियो ऑफ arc of the circle, that is delta s, and the radius of the circle, small r. देखो प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया गया? प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द, डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द ratio of an arc of the circle to the radius of the सर्कल। देखो प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया गया है? प्लेन एंगल इज द रेशियो। किसका रेशियो है? किसी भी एक आर्क ले लो सर्कल के ऊपर, आर्क और रेडियस का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। क्लियर? समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर बोला जाए, तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बोला जाए व्हाट इज द टोटल प्लेन एंगल ऑफ अ सर्कल, बोलो तो एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 इज इन डिग्री, मतलब डिग्री में बोलना नहीं है, किस में बोलना है? रेडियन में बोलना है। कितना रेडियन होता है? हेलो मैम, 360 डिग्री इज हाउ मच रेडियन? It is pi by 180 by pi. Actually 180 degree is pi radian. 180 degree is pi radian. So 360 degrees twice of that means 4 radian. Sorry. Yes. 180 degree pi radian. तो 2 radian. तो कैसे मिला? देखो कैसे मिला, कैसे हम बोलेंगे? तो हमने देखा जो प्लेन एंगल है वो क्या है? रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क। तुमने बोला टोटल लेंथ ऑफ द आर्क। व्हाट इज द टोटल प्लेन एंगल? टोटल प्लेन एंगल ऑफ अ सर्कल। मैंने ये पूछा ना, व्हाट इज द टोटल प्लेन एंगल ऑफ अ सर्कल। तो कैसे मिलेगा? प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ arc of the circle. Tell me, total बोला गया तो total arc of the circle. Tell me, what is the total arc or total length of the circle? Circumference 2 pi r. Very good. 2 pi r. Divided by क्या दिया गया है? Radius of the circle. R. तो मिल गया 2 pi radian. यही तो तुम बोला ना, 2 pi radian होगा। 2 pi radian मतलब इक्विवेलेंट टू क्या? इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। सिंपल वन। क्लियर? कैसे मिला? यस। ओके, अभी 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? कितने एंगल को?
इसको लिख लो, मैं 1 रेडियन का डेफिनेशन दिखाऊंगा। 1 रेडियन हम किसको डिफाइन करेंगे? पहले नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसमें क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। हो गया ना? ठीक है, अभी पूछा जाए हाउ टू डिफाइन 1 रेडियन। 1 रेडियन हम कितने एंगल को बोलेंगे, तो कैसे मेजर करेंगे? देखो, हम लोगों ने देखा डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर। टेल मी, इफ डेल्टा एस इक्वल टू आर, बोलो, अगर आर्क का लेंथ और रेडियस का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो डेल्टा थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 डेल्टा थीटा वुड बी 1। यूनिट क्या होगा? यूनिट तो सीखा, रेडियन। 1 रेडियन। तो व्हाट इज 1 रेडियन? व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल वन, 1 रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए मैं और एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। देखो देखो, ओके, सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल आर्क। मैं एग्जांपल के कारण ले लेता हूं, सपोज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 मीटर। एग्जांपल ले लो, एक हमने जो सर्कल ड्रॉ किया उसका लेंथ कितना मेजर किया, कितना एग्जांपल लिया? 1 मीटर। ओके, अभी एक आर्क लेना है, आर्क लेना है जो जिस आर्क का लेंथ किसका इक्वल होगा? आर्क का लेंथ कितना, किसका इक्वल होगा? रेडियस का। तो इस सर्कल के ऊपर एक 1 मीटर का आर्क लेना है, इस सर्कल के ऊपर, तो ले ले। इस सर्कल के ऊपर हमने एक 1 मीटर का आर्क ले लिया, 1 मीटर। तो मैं लिख लेता हूं द लेंथ ऑफ दिस आर्क इज 1 मीटर। नाम भी दे देते हैं ए एंड व्हाट? बी। सो what is the angle subtended? What is the angle subtended by this arc? कितना होगा? देखो, डेल्टा एस हमने कितना लिया? 1 मीटर। आर कितना लिया? 1 मीटर। अगर दोनों ही 1 होगा, 1 by 1 is equal to what? 1 by 1 is equal to what? 1. So this angle must be, how much radian? Tell me. This angle must be 1 radian. Simple one. तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखो कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, डेफिनेशन लिख लेते हैं, हम मेमोराइज नहीं करेंगे, हम डेफिनेशन बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। क्या बोला? व्हाट इज 1 रेडियन? द एंगल सबटेंडेड मतलब जितना एंगल बनाया है, सबटेंडेड आर्क ऑफ 1 मीटर लेंथ। हाँ, तब 1 मीटर हम डिफाइन नहीं करेंगे, मैं तो 1 मीटर का एग्जांपल ही लिया है। इसमें अगर 2 कर दे तभी भी तो 1 ही आएगा ना। तो 1 मीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इक्वल बोलेंगे। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle by an arc of the circle equal in length to the what? To the radius. देखो मैंने क्या बोला है? The angle subtended by नहीं है, at the center of the circle. The angle subtended at the center of the circle. Okay, center of the circle. किसके द्वारा? By an arc of the circle. By an arc of the circle equal in length, मतलब इसका लेंथ जो होगा, आर्क का लेंथ किसका इक्वल होगा? आर्क का लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपल वर्ड। तो इसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज
defined as the angle subtended at the center of a circle by an arc of the circle equal in length to the radius. Equal in length to the radius. Done. Yes. ओके अच्छा बोलो तो तुम मैंने यहाँ पर ए से इस पॉइंट में देखो हाफ सर्कमफरेंस हाफ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कितना रेडियन एंगल करेगा टोटल कितना करता है 2 पाई तो हाफ कितना करेगा हाँ पाई तो पाई कैसे आएगा देखो पाई कैसे आएगा देखो ए टू बी कितना एंगल दिखाता है 1 रेडियन मैं यहाँ पर और एक 1 मीटर का लेंथ लेता हूँ देखो यहाँ से यहाँ पर 1 मीटर का लिया मैंने लेंथ अभी बी से सी तक और एक 1 मीटर का आर्क लिया तो बोलो बी टू सी दिस आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगा कितना 1 रेडियन ही करेगा इसका लेंथ अगर 1 मीटर है तो 1 रेडियन ही करेगा ठीक है और एक लो A to B, B to C and C to suppose C to D तो A भी कितना एंगल सबटेंड करेगा C to D A भी करेगा 1 रेडियन देखो 1 रेडियन बोलो टोटल एंगल कितना आया टोटल एंगल कितना आया 3 रेडियन 1 रेडियन 3 रेडियन ओके अभी देखो यहाँ पर एक एडिशनल आर्क ले लो D2E ये कितना रेडियन देता है ये तो 1 रेडियन नहीं होगा बहुत छोटा है 1 रेडियन दिस इज वेरी स्मॉल आर्क ये तो 1 रेडियन नहीं देगा इसमें कितना रेडियन मिलेगा 0.14 रेडियन अभी बोलो A to E what is the total amount of radian A to E कितना रेडियन है 3.14 वेरी गुड तो A to E नीचे लिखता हूं A to E मतलब AE arc subtends 3.14 रेडियन मतलब 3.14 इज अ नोन वैल्यू 3.14 क्या होता है पाई 3.14 इज नथिंग बट व्हाट पाई तो यही तो तुमने बोला हाफ आर्क कितना रेडियन दिखाता है पाई रेडियन यही मिला 1 मीटर 1 रेडियन 3 रेडियन एडिशनल 0.14 तो 3.14 रेडियन दैट इज पाई रेडियन सिंपल वन समझ में व्हाट इज रेडियन ओके तो रेडियन से आर्क डिग्री का रिलेशन बहुत इजी होगा क्या होगा बोलो 1 रेडियन लिख लो मैं यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ 1 रेडियन इज इक्वल टू टेल मी 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट हाउ मच डिग्री 180 1 रेडियन नहीं 1 रेडियन नहीं है सॉरी पाई रेडियन इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री ओके इसको हम आर्क डिग्री बोलेंगे डिग्री नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे आर्क डिग्री ओके नेक्स्ट वन 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 बट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिला ना लोअर क्लास में 60 आर्क मिनट क्या बोलेंगे आर्क मिनट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 ऐसे बोलेंगे आर्क मिनट और लिखेंगे कैसे 60 आर्क मिनट इस सिंबल को बोला जाता है आर्क मिनट ओके अभी देखो 1 मिनट से कितना सेकंड आता है 1 मिनट में 1 मिनट में कितना सेकंड आता है 60 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड तो हम क्या बोलेंगे 1 मिनट नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे थोड़ी देर पहले बोला 1 मिनट इक्वल टू 60 1 hour 60 hours
68 सेकेंड, ठीक है। तो मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिस इज द रिलेशन यू विल बी, ठीक है, लिख लो। बोलो, अभी प्लेन एंगल में कोई कंफ्यूजन है? प्लेन एंगल किसका रेशियो होता है? आर्क टू रेडियस, आर्क टू रेडियस को रेशियो को हम बोलेंगे प्लेन एंगल, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल में जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। द सेकेंड वन दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाता है ओम सिंबल से। ओके, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या बोला मैंने? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन को स्मॉल में बोला जाता है एस आर, इसको सिंबलाइज किया जाता है एस आर से। ओके, स्टेरेडियन क्या है? इसको समझने के लिए एक 3 डायमेंशनल फिगर हमको कंसीडर करना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल फिगर कैसे? मान लो अभी प्लेन के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बोल रहा हूं। मान लो दिस इज अ स्फीयर, इसको एक स्फीयर मान लो, स्फीयर। बोलो, स्फीयर का स्फीयर 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? स्फीयर 3 डायमेंशन। स्फीयर 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मालूम है ना? व्हाट इज 2 डायमेंशनल? द बोर्ड इज 2D और 3D? द बोर्ड इज 2D। देखो, तुम्हारा रूम जो रूम होता है, रूम का एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, एक हाइट होता है। इसको हम बोलेंगे क्या? 3D। इसको हम क्या बोलेंगे? 3D। तो एक स्फीयर भी क्या होता है? स्फीयर 3D होता है। कैसे स्फीयर बनता है देखते हैं। स्फीयर, मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पर एक R पॉइंट लो, यहाँ पर एक R डिस्टेंस में पॉइंट लो, यहाँ पर R लो, यहाँ पर R लो, यहाँ पर R लो, हर जगह में R लो, कुछ पॉइंट मिलेगा ना? सब पॉइंट को मिला के, मतलब द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट इज कॉल्ड अ स्फीयर। देखो, एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस में अगर बहुत सारा पॉइंट लिया जाए 3 डायमेंशनली, नॉट ऑन ए प्लेन, 3 डायमेंशनली, तो जितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे उसका जो लोकस होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्फीयर, ठीक है। अभी मैंने इस स्फीयर के ऊपर एक सरफेस हमको कंसीडर करना है। स्फीयर का एक मान लो ये क्या है, सेंटर है, सेंटर को लिख लेते हैं O। इस स्फीयर के ऊपर हमने एक सरफेस कंसीडर कर लिया, ऐसे मार्क कर लेता हूं मैं। इस स्फीयर के ऊपर मैंने एक सरफेस मार्क किया है, देखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक यहाँ पर एक स्फीयर है, मान लो एक फुटबॉल लो, फुटबॉल के ऊपर मैंने एक पार्ट ले लिया। फुटबॉल के ऊपर उसका जो स्फेरिकल सरफेस है, उस स्फेरिकल सरफेस में एक मैंने पार्ट ले लिया। तो बोलो, इस पार्ट का लेंथ होगा या एरिया होगा? अभी सर्कल नहीं, एरिया होगा। तो हम मान लेते हैं इस पार्ट का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे डेल्टा ए। देखो, जितना पार्ट मैंने लिया उसका एरिया लिया डेल्टा ए, ठीक है। अभी डेल्टा ए पार्ट सेंटर में कुछ एक एंगल बनाएगा। कैसे एंगल बनाएगा? तो पहले हम इस पॉइंट को ऐड कर लेते हैं, सारे पॉइंट को ऐड कर लेंगे। देखो, स्फीयर का जो ए वाला पार्ट है, यहाँ पर सेंटर में एक एंगल बनाया है, ऐसे आया है। तो इस एंगल को मैं मार्क कर रहा हूं। ये जो मैंने एंगल मार्क किया है, इस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। अभी इसको सॉलिड एंगल क्यों बोला गया है? देखो,
प्लेन के लिए क्या होता था? प्लेन के लिए दो लाइन होता था, उस लाइन के बीच में एंगल को हम बोलते थे प्लेन एंगल। दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। अभी देखो यहाँ पर मैंने जो एंगल दिखाया, जो वाला एंगल दिखाया, वो क्या एक लाइन के ऊपर है? एक लाइन दो लाइन के ऊपर एंगल है, मतलब एक नहीं, एक मतलब कुछ एंगल दिखा रहा है, ऐसे कुछ एंगल दिखा रहा है ऐसे। देखो इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर कुछ सॉलिड एंगल, कुछ सॉलिड जैसा एंगल दिखा रहा है, उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। कैसे? मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो और एक एग्जांपल लेने के लिए मैं क्यूब का एग्जांपल लेता हूँ। क्यूब, लेट अस कंसीडर अ क्यूब। क्यूब ले लो एक। देखा, अभी देखो क्यूब का मान लो ये सेंटर है, क्यूब का सेंटर है ओ। अभी मैं अगर तुमको बोलूं ए बी लाइन क्या एंगल बनाएगा? लाइन क्या एंगल बनाएगा? प्लेन एंगल। तो दिस इज द प्लेन एंगल। एक लाइन है, लेकिन मैंने बोला लाइन नहीं है, ये टोटल जो ऊपर वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस, ये कौन सा एंगल बना रहा है? तो इसको हम कैसे जानेंगे? इस पॉइंट को ऐड करना है, इस पॉइंट को ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, यहाँ पर कुछ एक एंगल बनेगा, सब मिला के कुछ एक एंगल बनेगा, इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। समझ में आया फिगर? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल कैसे बनता है? दो लाइन के बीच में, मान लो दो लाइंस है, ऐसे दो लाइंस है, इस दो लाइंस के ऊपर जो प्लेन एंगल बनेगा उसको हम प्लेन एंगल बोलेंगे। लेकिन सॉलिड एंगल कैसे बनता है? देखो सॉलिड एंगल बनने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर तीन लाइंस दिखाया, तीन लाइंस। देखो देयर आर थ्री लाइंस, फोर भी हो सकता है, मैं तीन लाइन का एग्जांपल दे रहा हूँ। देयर आर थ्री लाइंस। अभी देखो ये जो थ्री लाइन, यहाँ पर कुछ एक एंगल बना रहा है ना, एंगल। ये तो एक प्लेन के ऊपर तो नहीं है, तो इसको हम क्या एंगल बोलेंगे? सॉलिड एंगल। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो मैंने बोला द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं है, रेडियस ऑफ दिस व्हाट? स्फीयर इज आर। और यहाँ पर हमने जो एरिया कंसीडर किया, उसका एरिया क्या है? डेल्टा ए। तो इसमें जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल, तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा ओम बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। तो ओम, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? कैसे डिफाइन किया जाएगा? देखो सॉलिड एंगल, यहाँ पर लिखता हूं, मैं नीचे लिखता हूं, सॉलिड एंगल डेल्टा ओम इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ द इमेजिनरी सरफेस। हमने जो सरफेस लिया है उसका एरिया, तो उसका एरिया मैंने कितना दिखाया है? डेल्टा ए। ओके, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। देखो तो डेफिनेशन बना लो। कैसे डेफिनेशन बनाएंगे? तो सॉलिड एंगल किसको बोलेंगे? बोलो सॉलिड एंगल, डेफिनेशन बनाओ। सॉलिड एंगल इज defined as the angle subtended at the center of a, बोलो center of a sphere, circle or sphere? पहला वाला सर्कल था, अभी center of a sphere by a spherical by a part of the spherical surface। अच्छा ऐसे नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको हम रेशियो से बोलते हैं। द सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द
as the ratio of the part of a spherical surface to the bolo part of the spherical surface to the what? To the square of the radius. इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल. देखो क्या बोला मैंने, सॉलिड एंगल इज अ रेशियो. किसका रेशियो है? एक स्फीयर का एक पार्शियल सरफेस का, एक एरिया का पार्ट ऑफ द स्फीरिकल सरफेस, टोटल नहीं है, एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द स्फीरिकल सरफेस टू द व्हाट? स्क्वायर ऑफ द टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. सिंपल वन. ठीक है, लिख लो. ओके. अभी तुमको पूछा जाए एक स्फीयर का टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? एक स्फीयर का टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन दिया तुमको, व्हाट इज द टोटल सॉलिड एंगल subtended by the entire spherical surface. So this is the question. Spherical surface. Solution. बोलो. सर दिखाई नहीं दे रहा वो क्वेश्चन अच्छे से. वीडियो पॉज हो गया. मैं भी देख रहा हूँ. अभी ठीक है ना? हाँ. ओके. क्या बोला? What is the total solid angle subtended by the entire spherical surface? टोटल सरफेस कितना एरिया कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा? ये क्वेश्चन है. तो ट्राई करो, तुम ट्राई करो, मुझे हेल्प दो. बोलो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या था? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू द डेल्टा ओम इक्वल टू डेल्टा ए बाय आर स्क्वायर. ओके, ठीक है. अभी बोलो, डेल्टा ए मीन्स एरिया ऑफ द स्फीरिकल सरफेस. टोटल बोला गया है. टेल मी व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ स्फीरिकल सरफेस? बोलो, टोटल एरिया ऑफ अ स्फीरिकल सरफेस. सिंपल वन, 4 पाई आर स्क्वायर. कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस. आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो तो मिल गया. कितना मिला? 4 पाई व्हाट? स्टेरेडियन. रेडियन तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन. ओके. तो बोलो, एक सर्कल का टोटल प्लेन एंगल कितना होता है? व्हाट इज द टोटल प्लेन एंगल ऑफ अ सर्कल? 2 पाई. व्हाट इज द टोटल सॉलिड एंगल ऑफ अ स्फीयर? 4 पाई. सिंपल वन. ओके. So let us solve another question. लिख लो. Okay. Next question is, what is the solid angle subtended by each face of a cube. Next question. What is the solid angle subtended by each face of a cube? बोलो, एक क्यूब का फेस कितना होता है? एरिया का फॉर्मूला. नहीं, फेस कितना होता है? फेस मतलब सरफेस. 6 फेसेस. डाइस देखा है ना? डाइस में कितना होता है? लूडो खेला है? लूडो डाइस होता है ना? 1 2 3 4 5 6 फेसेस. ओके.
तो फिगर में देखा था मैं, तो क्या बोला गया है, एक स्क्वायर है, सपोज लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर, तो स्क्वायर लेते हैं हम। तो बोला गया है स्क्वायर का ईच फेस कितना सॉलिड एंगल बनाएगा एट द सेंटर। व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ईच फेस ऑफ अ क्यूब एट द जियोमेट्रिकल सेंटर। ऐसे देखो, एट द जियोमेट्रिकल सेंटर। अभी क्वेश्चन मार्क ओके, कैसे करेंगे देखो, हम क्या लेते हैं, इस क्यूब के चारों तरफ एक स्फीयर कंसीडर कर लो। बोलो कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? मान लो ये जो क्यूब है एक मतलब फुटबॉल के अंदर है, फुटबॉल एक स्फीयर के अंदर है। बोलो द टोटल स्फीयर, जो पूरा स्फीयर है कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? अभी निकाला, कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? 4 पाई। कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? 4 पाई। देखो एक पूरा स्फीयर सेंटर ओ में कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? 4 पाई। अभी इस 4 पाई सॉलिड एंगल को इस क्यूब का जो ईच फेस होता है, मतलब हर एक फेस 6 पार्ट में डिवाइड कर देगा। 6 पार्ट में कैसे डिवाइड करेगा? टोटल सॉलिड एंगल बना है कितना? 4 पाई। अभी यहाँ पर फेजेस कितना है? 6 फेजेस। तो हर एक फेज कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? पूरा जो सॉलिड एंगल होगा उसका 1/6 होगा। देखो क्या बोला मैं, समझ में आया या नहीं? बोलो पहले। हाँ। फिर मैंने बोला जो पॉइंट मैंने ओ दिखा है, ये ओ पॉइंट फेयर में कितना एंगल बना रहा है? टोटल 4 पाई। अभी जो 4 पाई सॉलिड एंगल है ना, वो तो इस क्यूब के ऊपर भी बन रहा है, फेयर के ऊपर जैसे बन रहा है, क्यूब के ऊपर भी बन रहा है। अभी क्यूब इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 6 पार्ट में, 6 पार्ट। तो सॉलिड एंगल बनेगा, ईच फेज में सॉलिड एंगल कितना बनेगा? सॉलिड एंगल फॉर ईच फेज कितना होगा? टोटल सॉलिड एंगल का 1/6 होगा। 1/6 ऑफ टोटल सॉलिड एंगल। तो लिख लेते हैं 1/6 इंटू, बोलो टोटल सॉलिड एंगल, एक 3 डायमेंशनल फिगर का 4 पाई। ओके 4 पाई। तो देखो कितना होता है? 2 पाई/3 पार्ट स्टेडियम। डन, सिंपल वन। यहाँ पर स्फीयर जितना सॉलिड एंगल बनाएगा वो सॉलिड एंगल तो क्यूब में भी बनेगा, क्योंकि क्यूब उसके अंदर है। तो उसको 1/6 पार्ट पे ईच फेज डिवाइड करेगा, तो एक फेज में 2 पाई/3 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल बनेगा। ठीक है, वो लिख लिया। ओके, अभी पूछा जाए स्टेरेडियन डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे रेडियन को हमने डिफाइन किया ना, तो स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम देखते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। फिगर वगैरह ड्रॉ किया ना? इस क्लास का जो वीडियो लेक्चर वो भी ग्रुप में मिल जाएगा। मिला ना लास्ट क्लास 2 का? अगर भूल जाओ तो देख लेना, ठीक है। तो स्टेरेडियन कैसे डिवाइड करेंगे? तो सेम प्रोसेस, पहले जैसे हम डिवाइड कैसे पहले क्या था कि डेल्टा ए इक्वल टू आर, यहाँ पर क्या बोलेंगे? डेल्टा ए इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या बोला गया है? अगर एरिया ऑफ द स्फेरिकल पार्ट और स्क्वायर ऑफ द रेडियस का मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर हो, देन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सॉलिड एंगल? कितना होगा? सेम है तो 1 1 होगा।
तो 1 क्या बोलेंगे, 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन डिफाइन कैसे करेंगे, 1 स्टेरेडियन इज बोलो, तुम खुद ही बोल सकते हो, इज डिफाइंड as the ratio of the solid angle। रेशियो नहीं बोलेंगे हम, रेशियो तो इसमें बोलेंगे, यहाँ पर तो रेशियो नहीं है, यहाँ पर बोलना है इक्वल एरिया, इसका इक्वल बोलना है, ठीक है। कैसे बोलेंगे देखो, 1 स्टेरेडियन इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल subtended at the what, at the center of a sphere by a part of the spherical surface, by a part of a spherical surface। बोलो, part of a spherical surface जिसका एरिया मतलब इक्वल इन एरिया टू व्हाट, पार्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होगा वो किससे इक्वल होगा, रेडियस से, रेडियस के स्क्वायर से। So the part of is defined as the angle subtended at the center of a sphere by a part of a spherical surface equal in area to the square of the radius। फिगर में अगर दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, तुम बोलोगे ए अगर डेल्टा ए 1 मीटर स्क्वायर हो, ए अगर 1 मीटर स्क्वायर हो और आर अगर 1 मीटर हो, बोलो ए 1 मीटर स्क्वायर, आर भी 1 मीटर है, तो क्या होगा 1 by 1 स्क्वायर, 1 by 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, डिफाइन हो गया है। So this is called 1 स्टेरेडियन। लिख लिया, ठीक है। So these are the units। अभी हम देखेंगे यूनिट को हम मेजर कैसे करेंगे, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जाएगा। तो पहले हम सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अच्छा, हम लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर। तो लेंथ को कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे, बोलो। लेंथ का यूनिट अगर मीटर होगा तो लेंथ को हम मतलब मेजर कैसे करेंगे, एक मीटर स्केल से। कैसे मेजर करेंगे, एक मीटर स्केल से। अभी देखो, एक मीटर स्केल से हम कितने लेंथ तक मेजर कर पाएंगे। मान लो तुमको एक 1 मीटर का स्केल दिया गया है, घर में 1 मीटर का स्केल शायद नहीं होगा, घर में 1 फुट का स्केल हो सकता है, 1 मीटर का स्केल नहीं है। फिर भी जो भी हो, वहां पर सेंटीमीटर का मार्क किया गया है। कैसे मार्क किया गया है, देखना तुम्हारे घर में जो स्केल है वहां पर ऐसे मार्क किया गया है। इसमें दिखा गया है 0 सेंटीमीटर, देन यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद होगा 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके कितना सेंटीमीटर तक जाएगा, 1 मीटर होगा। अगर 1 मीटर होगा कितना मीटर तक जाएगा, 100 सेंटीमीटर तक जाएगा। समझ में आया? अगर मीटर स्केल तुम यूज करोगे तो मीटर स्केल में लेंथ कितना जाएगा, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर। देखना घर में है स्केल। अभी देखना 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में भी ऐसा 10 डिविजन दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डिविजन दिया गया है। दिखाई दे रहा है बोर्ड,
बहुत छोटा हेलिक्स। हाँ हाँ दिखा। अच्छा अभी बोलो तो 0 से 1 सेंटीमीटर तक, 0 से 1 सेंटीमीटर तक 10 डिवीजन किया गया है। तो हर एक डिवीजन कितना होगा? हर एक छोटा डिवीजन कितना होगा बोलो? 0.1। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर हर एक डिवीजन का वैल्यू कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। तो इसको स्केल का लीस्ट काउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्केल का? इसको लीस्ट काउंट, मतलब मिनिमम जितना मेजरमेंट दे सकता है वो स्केल, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना मिला था तुमको बोलो? 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ओके, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? मीटर में कन्वर्ट 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, या हम बोलेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। देखो मतलब एक डिवीजन कितना होता है? एक 1 मीटर स्केल का 1000, मतलब ऐसे 1000 डिवीजन मिलके 1 मीटर लेंथ बनता है। देखो हर एक डिवीजन का लेंथ कितना मिला? 1 मिलीमीटर। तो 1 मीटर बनाना होगा तो ऐसे डिवीजन कितना चाहिए? 1000 चाहिए। तो जो स्केल का लीस्ट काउंट है उसको हम बोलेंगे 10 टू द पावर माइनस 3। अगर बोलो तो इससे नीचे कोई लेंथ होगा, हम मेजर कर पाएंगे? नहीं। अगर कोई तुमको एक मान लो तुमको एक प्लांट सेल दिया गया है, प्लांट सेल, तुम प्लांट सेल का डायमीटर मीटर स्केल के मेजर कर पाओगे? नहीं। कर पाओगी? बोलो नहीं पाओगी। तो इसको बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। जो मिनिमम मेजरमेंट पॉसिबल होता है उसको बोलते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे मिलेगा। द मिनिमम मेजरमेंट पॉसिबल फॉर एन इंस्ट्रूमेंट। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन मतलब होता है द minimum amount of measurement possible। the minimum amount of measurement possible मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल भी मैं लिख लेता हूँ। मान लो किसी एक रॉड का लेंथ है, 5.325 सेंटीमीटर। कितना है? 5.325 सेंटीमीटर। बोलो इसका अगर लेंथ तुमको मेजर किया जाए तुम कितना मेजर कर पाओगी? देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, देन 5 सेंटीमीटर। उसके बाद तो 0.1 बढ़ेगा तो क्या होगा? 5.1, 5.2, 5.3। तुम 5 कितना तक मेजर कर पाओगे? 5.3 सेंटीमीटर। लेकिन जो पीछे का जो 25 है वो नहीं मेजर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 5.3 के बाद क्या आता है? 5.4 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है वो 5.3 और 5.4 के बीच में है। तुम कितना अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ले पाओगी? जो रॉड का लेंथ मैंने बोला 5.325 सेंटीमीटर, तुम कितना लेंथ तक अप्रोक्सीमेशन ले पाओगी? 5.33 सेंटीमीटर ले पाओगे। इसके बाद तुम मेजरमेंट नहीं ले सकोगे, क्योंकि इस स्केल में 0.025 ये लेंथ नहीं देगा, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन है इतना कम तक नहीं लिया जा सकता। इसका रेजोल्यूशन इतना ही है, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर है। मतलब सिर्फ कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब पॉइंट के बाद तुम एक ही डेटा दे पाओगे, उसके बाद का तुम रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मेजरमेंट पॉसिबल उसको क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? रेजोल्यूशन। ठीक है,
तो बोलो एक मीटर स्केल से मिनिमम कितना लेंथ मेजर किया जा सकता है? मिनिमम मीटर स्केल का रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? क्या होगा बोलो? लिस्ट काउंट कितना है? 10⁻³ मीटर। ठीक है, 10⁻³ मीटर इज द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड। मैक्सिमम कितना होगा बोलो? तुम 1 मीटर लेंथ से 1 मीटर एक रॉड से स्केल से 10 मीटर मेजर कर पाओगे या नहीं? 10 मीटर कर पाएगा। सिंपल है, तुम जज्बा ले लेंगे। क्या है, 100 सेंटीमीटर मेजर कर पाएंगे या नहीं? 100 सेंटीमीटर का जो रेस ट्रैक बनता है स्कूल में, वो मेजर किया जा सकेगा या नहीं? हाँ। लेकिन अगर तुमको 1 किलोमीटर लेंथ मेजर करना है तो तुमको 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। तो मीटर स्केल को कितना टाइम लेना है? 1000 टाइम्स लेना है। तो वो बहुत टफ हो जाएगा। क्यों टफ हो जाएगा? ऐसे 1000 टाइम मेजर करने से क्या होता है, एरर ज्यादा आएगा। एरर, तुम एक स्केल को ऐसे लिखोगी रखोगी, उसके बाद उससे उठा के फिर से रखोगी, तो गैप बन सकता है ना, तो एरर आ सकता है। तो हम इससे मैक्सिमम कितना लेंथ तक मेजर कर पाएंगे? 100 मीटर। उससे ज्यादा भी कर पाएंगे, लेकिन क्या आने का पॉसिबिलिटी है? एरर्स आने का पॉसिबिलिटी है। तो एक मीटर स्केल से हम 10⁻³ मीटर से 100 मीटर तक रेंज का भी लेंथ मेजर कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द रेंज ऑफ अ मीटर स्केल, रेंज ऑफ अ मीटर स्केल। ओके, अभी बोलो उससे कम लेंथ मेजर करना पड़ेगा तो हम और एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। ये नोट कर लिया ना मीटर स्केल का? ठीक है, अभी उससे कम लेंथ होगा तो कैसे मेजर करेंगे? मैंने बोला इस लेंथ को मेजर करना है, तो कैसे मेजर करेंगे? तो उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होगा जिसको हम बोलेंगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर लेंथ मेजरमेंट। उससे छोटा होगा तो क्या यूज करेंगे हम? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का रेंज कितना होता है? इसका रेजोल्यूशन होता है, देखो इसका रेजोल्यूशन कितना था? मिनिमम कितना मेजर कर पाएगा मीटर स्केल? 10⁻³ इसका होगा 10⁻⁴। 10⁻⁴ मीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁴ का मतलब होता है 0.01 सेंटीमीटर। 10⁻⁴ का मतलब होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो बोलो अगर वर्नियर कैलिपर्स से इस लेंथ को मेजर किया जाए, तुमने बोला अगर मीटर स्केल यूज करेंगे, मीटर स्केल, तो हमको कितना लेंथ तक मिलेगा? 5.3, क्योंकि अब 0.1 0.2 ऐसा दिख सकता है। देखो ये तो 0.01 0.02 ये भी दे सकेगा। इसका रेजोल्यूशन मीटर स्केल से भी कम है, रेजोल्यूशन मीटर स्केल से भी कम है। तो बोलो वर्नियर कैलिपर्स इस लेंथ को मेजर करके कितना दे पाएगा? वर्नियर कैलिपर्स बोलो लेंथ को कितना मेजर कर पाएगा वो? पॉइंट के बाद 2 डिवीजन हो, 2 मतलब डेटा तो दो, तो कितना? हाँ, उसका लेंथ मेजरमेंट क्या आएगा? 5.32 सेंटीमीटर। तो बोलो अगर वेरी स्मॉल लेंथ मेजर करना है तो हम मीटर स्केल यूज करेंगे या वर्नियर कैलिपर्स? वर्नियर कैलिपर्स। ओके, उससे भी छोटा होगा। देखो अभी भी तुमने ठीक मेजरमेंट नहीं कर दिया। देखो तुम 5.32 यही ले सके, 5 डिजिट अभी भी ले नहीं सकेंगे। तो इसके लिए हम और एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। एक्चुअली 2 इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे द स्क्रू गेज और तुम स्पेरोमीटर भी यूज कर सकते हो। स्पेरोमीटर जिसका रेजोल्यूशन है इससे भी कम, कितना होगा? 10⁻⁵ मीटर। इससे भी कम लेंथ मेजर कर पाएगा।
10⁻⁵ मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? 0.001 सेंटीमीटर। इसका रेजोल्यूशन आता है 0.001। सर देखो वीडियो नहीं आ रहा। हाँ हाँ वीडियो नहीं आ रहा अभी। हेलो नहीं सर, शायद मेरा नेट खत्म हो गया इसलिए नहीं आ वॉइस सुनाई दे रहा है? रहा। हाँ वॉइस सुनाई दे रहा है। ओह अच्छा जो भी हो, मैं तुमको मतलब एक जो मैंने स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर उसके बारे में जो बोला उसका मैं एक इमेज भी तुमको बता दूंगा, मतलब भेज दूंगा। किसको स्क्रू गेज बोलेंगे, किसको वर्नियर कैलिपर्स बोलेंगे, किसको स्पेरोमीटर बोलेंगे। तो इसका रेजोल्यूशन 0.001 सेंटीमीटर आता है। तो हम एक स्पेरोमीटर और जो स्क्रू गॉज होता है, स्क्रू गॉज से हम 5.325 सेंटीमीटर 5 to 5 सेंटीमीटर तक भी मेजर कर पाएंगे। इसका रेजोल्यूशन बहुत कम है, तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस भी इससे मेजर किया जा सकेगा। उससे भी कम होगा, उससे भी कम होगा तो इससे काम नहीं चलेगा, वर्नियर स्क्रू गेज से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप से मेजर कर पाएंगे। ठीक है ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा। दिखाई दे रहा है वीडियो अभी? हेलो हेलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा थोड़ा। थैंक यू।